इंडियन मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। और विवादास्पद और चर्चित इसलिए भी हैं कि नरेंद्र मोदी जी जहां जहां जाते हैं इनको अपने साथ ऐसी जगह पे जरूर रखना चाहते हैं जहां वो एक दूसरे का ध्यान रख सकें। इंग्लिश में जिसको कहते हैं ब्लू आइड बॉय। अब 4 दिन उनके बचे थे रिटायरमेंट के। कल रात को गृह मंत्रालय ने एक आदेश निकाला और उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया और साथ ही में दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बना दिया। गुजरात काडर के हैं और जो आदेश निकला गृह मंत्रालय का उसमें है एज अ स्पेशल केस इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये कौन सी पब्लिक है जिसका इंटरेस्ट है, यह हम सरकार से जानना चाहते हैं। राकेश अस्थाना, जैसा कि मैंने आपको कहा, 4 दिन बाद रिटायर होने वाले थे और सुप्रीम कोर्ट प्रकाश सिंह का जो एक केस था जिसके बारे में आगे चर्चा करूंगा, उसमें बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि 6 महीने अगर आपकी रिटायरमेंट में बचे हों तब आप किसी अधिकारी को डीजीपी लेवल की पोस्टिंग दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की पोस्टिंग और डीजीपी पोस्टिंग समकक्ष। क्या यूपीएससी से आपने कोई अनुमति ली? ये पब्लिक इंटरेस्ट स्पेशल केस ये क्या होता है, जरा समझाइए। राकेश अस्थाना सीबीआई में थे, इन पर इनके आपस में अफसरों की लड़ाई हुई, इन पर लगभग 6 क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए। आलोक वर्मा जी को जब सीबीआई से चलता किया गया अक्टूबर 2018 में, उसके 10 दिन बाद आरटीआई के जवाब में मालूम पड़ा कि अब सिर्फ 1 केस बचा अस्थाना जी के खिलाफ। भारत में सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाएं जो होती हैं वो अलग अलग राज्यों की वो काडर्स होते हैं। दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली सरकार से जुड़ा रहा 15 साल, एग्मू काडर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी जिसको कहते हैं एग्मू काडर, उसके अफसर यहां लगाए जाते हैं। राकेश अस्थाना गुजरात काडर के हैं। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि क्या आपको एग्मू काडर में एक भी लायक अधिकारी नहीं मिला जिसको आप दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना सकते थे? क्या एक तरह से आपने एक सर्टिफिकेट दिया है एग्मू काडर के अधिकारियों को कि आप लोग बेकार हो, आप लोग इस लायक नहीं हो कि आपको पुलिस आयुक्त बना सकें दिल्ली का? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? मैंने अभी आपसे प्रकाश सिंह जजमेंट के विषय में बात की, मैं वो पढ़ता हूं। ये एक लैंडमार्क केस था, बहुत ऐतिहासिक केस था। प्रकाश सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट मेड a few observations and passed a landmark order. I read, the police acts enacted also do not contemplate any fixed residual tenure for an officer to be recommended for appointment as the Director General of Police of a state. In the above conspectus of the object, in issuing the directions in Prakash Singh, in our considered view, can best be achieved, ध्यान से सुनिएगा, can best be achieved if the residual tenure of an officer, that is remaining period of service till normal retirement, is fixed on a reasonable basis, which in our considered view should be a period of 6 months. This is the Supreme Court. We therefore clarify the order of this court dated 3rd July 2018 to mean that recommendation for appointment to the post of Director General of Police by the Union Public Service Commission and preparation of panel should be purely on the basis of merit from officers who have a minimum residual tenure of 6 months, that is officers who have at least 6 months of service prior to their retirement. अब 4 दिन जिस व्यक्ति के बचे हों, सुप्रीम कोर्ट बड़ा स्पष्ट कहता है कि 6 महीने बचे होने चाहिए रिटायरमेंट के।
पैनल में भी उस व्यक्ति का नाम नहीं आ सकता यूपीएससी के, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अचानक नोटिफिकेशन आती है रात को। ये सरकार सारे इस तरह के काम रात के 8 बजे के आसपास करती है। आपको न यूपीएससी का सम्मान है आपकी नजरों में, न किसी और इंस्टीट्यूशन का, संस्था का सम्मान है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का भी आप अपमान कर रहे हैं। ऐसी आपकी क्या मजबूरी है, क्या डर है, क्या घबराहट है अस्थाना जी से आपको कि आपको उनको तुरंत एडजस्ट करना है? कारण क्या है? आपने पहले उन्हें सीबीआई में रखा, कोशिश की सीबीआई डायरेक्टर बनाने की, नहीं बना पाए। फिर उनको आपने सिविल एविएशन में भेज दिया, बीएसएफ में भेज दिया, फिर से कोशिश की सीबीआई डायरेक्टर बनाने की, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपको याद दिलाया। अब आप कोई और तिकड़म लगा के उनको आपने पुलिस आयुक्त बना दिया, वो भी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पूरे देश की राजधानी दिल्ली का पुलिस आयुक्त इस तरह से बनाया जा रहा है। आप सोचिए कि यहां के एग्मू काडर पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस रमन्ना ने वाईसी मोदी और राकेश अस्थाना दोनों के विषय में प्रधानमंत्री को याद दिलाया था कि प्रकाश सिंह जजमेंट को देखो, 2019 की ये जजमेंट है, ज्यादा पुरानी नहीं है, 1.5-2 साल पुरानी जजमेंट है। दोनों अफसरों की 6 महीने से कम समय बचा है, इसलिए वो सीबीआई डायरेक्टर भी उनको नहीं बनाएगा। ऐसे अफसर को आप फिर पिछले दरवाजे से लाकर दिल्ली पर थोप रहे हैं, क्यों? मैं फिर पूछता हूं, आपको क्या डर है उनसे? आपको क्या घबराहट है उनसे? ऐसी क्या राज हैं आपके उनके पास कि आप सारे नियम कानून सब कुछ ताक पर रखते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त बना रहे हो? आप ये पहली बार ऐसी गलती नहीं कर रहे। मोदी शाह की ये पुरानी आदत है। जो व्यक्ति राफेल के जमाने में वित्त सचिव था, उसको आपने सीएजी बना दिया, राजीव महर्षि जी को। इन अफसरों के खिलाफ हमें कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कोई हमारा उनसे निजी न संबंध किसी से रखते हैं, न किसी से दुश्मनी है, लेकिन सिस्टम की बात हो रही। जो व्यक्ति राफेल की पुरानी डील और नई डील जब आप चेंज कर रहे थे, उस वक्त वित्त सचिव था, उसको आपने सीएजी बनाया। और सीएजी ने क्या किया? सीएजी ने राफेल में इंडियन नेगोशिएटिंग टीम का डिसेंट नोट रिकॉर्ड पे लिया ही नहीं। ये होता है क्विड प्रो को। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे ये सरकार चल रही है, क्योंकि अक्सर न्यूज साइकिल में हम और आप दोनों इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अभी क्या हुआ कुछ महीनों पहले वो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए वो स्मरण करा रहा हूं कि इंडियन नेगोशिएटिंग टीम का डिसेंट नोट मीडिया में आया, सीएजी ने रिकॉर्ड पे नहीं लिया। यह बात भी मीडिया में आई। आलोक वर्मा को जिस तरह से हटाया आपने, जिस वक्त वो राकेश अस्थाना को इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे, जिस वक्त वो राफेल की इन्वेस्टिगेशन खोलने वाले थे, या उन सरकार को शक था कि वो खोलने वाले हैं, उसी वक्त आपने आधी रात को सीबीआई पे ताले लगा दिए, चाबियां बदल दी, उनको कमरे से बाहर कर दिया। अशोक लवासा का एक और उदाहरण मैं देता हूं आपको। चुनाव आयोग 2019 में बिल्कुल सब आप भी जानते थे, हम भी जानते थे कि अगले मुख्य चुनाव आयुक्त यही होंगे, लेकिन क्योंकि अशोक लवासा ने कुछ सवाल खड़े कर दिए थे, देखिए उनके साथ क्या किया गया। इस तरह से सरकारें नहीं चलाई जाती कि आप गुजरात से अपने पसंदीदा अफसरों को लाकर हर जगह थोप देंगे। कोई अफसर अगर नियम कानून पे चलना चाहेगा, आप उसको सजा देंगे, उसकी प्रमोशन रोक देंगे, उसको अगर चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बनना है तो उसको वहां से हटा देंगे, कहीं और भेज देंगे। इस तरीके से सरकारें नहीं चलती, इस तरह से संस्थाएं नहीं चलती। हम फिर पूछना चाहते हैं, अटल जी के वक्त मैं दिल्ली सरकार में था, दिल्ली में एक कमिश्नर उत्तर प्रदेश से लाए गए थे, अजय राज शर्मा जी। आपको याद होगा, आप में से कुछ लोग उस वक्त नौजवान रिपोर्टर्स थे। तब भी यह सवाल उठा था कि क्या एग्मू काडर में कोई अधिकारी आपको नहीं दिख रहा कि आपको बाहर से लाना पड़ रहा है। चलिए, अजय राज शर्मा जी को तो फिर भी
एंटी डेकॉइटी में रहे थे, पुलिसिंग का कुछ, अर्बन पुलिसिंग का भी थोड़ा बहुत अनुभव था। इनको अर्बन पुलिसिंग का क्या अनुभव है हम यह जानना चाहते हैं। मेट्रो पुलिसिंग का, खास तौर पे मेट्रो पुलिसिंग एक अलग तरह की पुलिसिंग होती है। राकेश अस्थाना जी को क्या अनुभव है मेट्रो पुलिसिंग का, और आप एग्मू काडर के अफसरों की जो स्थिति इस सरकार ने की है उस पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बालाजी श्रीवास्तव जो मार्च 2024 में रिटायर होने थे, उनको तो आपने फुल फ्लेजेड पुलिस कमिश्नर नहीं बनाया, और आनंद फानन में बना के, आनंद फानन में हटा के इनको ले आए। क्यों? इनके तो 4 दिन बचते थे, जिसके जो 2024 में रिटायर होने वाला है उसके साथ आपने क्या किया, और जो अभी 31 जुलाई 2021 को रिटायर होने वाला है उसको आपने कैसे परोस कर दे दिया दिल्ली पुलिस आयुक्त का पद। क्या आप दिल्ली में ऐसे अधिकारी को नहीं लगाना चाहते जिसको पुलिसिंग का अनुभव हो, जिसको सिर्फ और सिर्फ सीबीआई का अनुभव हो, विशेष तौर पे सीबीआई का अनुभव हो? आप क्या दिल्ली को एक सीबीआई स्टेट बनाना चाहते हैं? आपके मन में क्या है, मंशा क्या है सरकार? किस तरह से दिल्ली पुलिस का आप दुरुपयोग करना चाहते हैं? आपके मन में क्या है यह हम और आप सब समझते हैं, लेकिन हम चाहते हैं सरकार भी आकर ये जवाब दे। किस तरह का आप पुलिसिंग दिल्ली में चाहते हैं? क्या आपको दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए ही लगाने की मंशा रहती है? आपको एग्मू काडर में कोई नहीं मिला, ले आते कलकत्ता से, जहां आप राज करना चाहते थे नहीं कर पाए, ले आते मुंबई से, कहीं से ले आते, जो मेट्रो पुलिसिंग का जिसको अनुभव है उसको ले आते। हम मान लेते हैं एक बार कि आपको कोई आदमी पसंद नहीं आ रहा था एग्मू काडर का, और ये कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट है? ये पब्लिक कौन है? मोदी जी, अमित शाह, ये दो के अलावा तीसरा कौन है इस पब्लिक में जिसका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है इस पोस्टिंग से? ये स्पेशल केस तो हमें समझ में आता है, आपके लिए स्पेशल है तो स्पेशल हो गए। जिस व्यक्ति की सीबीआई डायरेक्टर की पोस्ट रिजेक्ट हो गई क्योंकि 6 महीने नहीं थे रिटायरमेंट में, उस व्यक्ति को सेम नियम है, सब कुछ सेम है, फिर आपने बना दिया पुलिस आयुक्त दिल्ली का। हम फिर जानना चाहते हैं कि सरकार को नियम कानून से इतनी दुश्मनी क्यों है, इतना बैर क्यों है? सुप्रीम कोर्ट की इतनी अवमानना क्यों करती है ये सरकार? नियम कानून नहीं फॉलो करने, यूपीएससी को नहीं देखना, सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना। मोदी जी, आप इतना डरते क्यों हैं? हमें तो अब भरोसा हो गया है कि मोदी जी कुछ अफसरों से डरते हैं और उन्हीं अफसरों को सब जगह बैठा देते हैं। मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोल देता हूं, फिर आपके सवाल लेता हूं। लास्ट नाइट, इन अ शॉकिंग ऑर्डर, the Ministry of Home Affairs appointed Mr. Rakesh Asthana as the Commissioner of Delhi Police. And the language used in that notification was as a special case in public interest. Mr. Rakesh Asthana is a Gujarat cadre IPS officer, very close to the Prime Minister, has been with him through thick and thin. Not just is this an inter-cadre appointment, this issue expands to another instance of blatant disregard towards the Honorable Supreme Court of India and the laws of the land and the UPSC. Rakesh Asthana ji was due to retire in 4 days, 3 days from now. From last night it was 4 days. But Mr. Modi and Mr. Shah want this blue-eyed boy, this blue-eyed officer in their close proximity. In stark violation of the guidelines mentioned in the Prakash Singh case, which mandates that 6-month residuary service period is a must for any officer to be made a Director General of Police in a state. In this case, Commissioner of Police in Delhi. Was the opinion of UPSC taken prior to confirming the appointment of Mr. Rakesh Asthana? We want to know. Rakesh Asthana ji had 6 criminal cases against him that were being investigated in September 2018. But with the exit of then CBI Director Alok Verma in a midnight coup in October 2018, within 10 days of Mr. Verma's exit, an RTI was filed. In response to that RTI,
it was said that there's just one case now against Mr. Asthana. That is the kind of importance this government gives to Mr. Asthana. The civil services in India, as you all know, has cadres from different states, regions. Delhi is governed by the AGMO cadre, the Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and Union Territory cadre, which is called the AGMO cadre. The fact that Mr. Asthana is a Gujarat cadre officer and he has been brought in warrants a critical question that we ask to this government. Could the government of India, could Mr. Narendra Modi, could Mr. Amit Shah not find a single efficient officer of the AGMO cadre? Do they think this cadre is useless? Then they should close this cadre, shut this cadre. Band kar dijiye is cadre ko. I'll read out the Supreme Court judgment in the Prakash Singh case. I quote, the Police Acts enacted also do not contemplate any fixed residual tenure for an officer to be recommended for appointment as the Director General of Police of a state. In the above conspectus, the object in issuing the directions in Prakash Singh, in our considered view, can best be achieved if the residual tenure of an officer, that is the remaining period of service till normal retirement, is fixed on a reasonable basis, which in our considered view should be a period of 6 months, unquote. I quote again, we therefore clarify that the order of this court dated 3rd July 2018 is to mean that recommendation for appointment to the post of Director General of Police by the UPSC and preparation of panel should be purely on the basis of merit from officers who have a minimum residual tenure of 6 months. This is the Honorable Supreme Court in 2019. Now, with just 4 days left for Mr. Rakesh Asthana's retirement, the notification by the Modi government issued under the seal of approval by Amit Shah is downright illegal and in direct contravention of the judgment of the Honorable Supreme Court of India. And not a very old judgment, 2019. The Chief Justice of India, Honorable Justice N.V. Ramana, while expressing reservations to the candidature of YC Modi and Rakesh Asthana for CBI Director, reminded the Honorable Prime Minister of this judgment. It was on the basis of this judgment that the candidature of YC Modi and Rakesh Asthana was rejected just a few months ago. Despite being apprised of this by none other than the Honorable Chief Justice of India, the government again deemed it fit to arbitrarily proceed with the appointment of Mr. Rakesh Asthana as the Commissioner of Police. What is the compulsion of Mr. Narendra Modi? Is he afraid of Rakesh Asthana and officers like Rakesh Asthana who've seen his tenure in Gujarat? This is not the first instance where Mr. Modi and his government have done this. I'll give you some more examples. I'll give you the example of Finance Secretary Rajiv Maheshi. When the Rafale deal was being changed by Narendra Modi, arbitrarily changed by Mr. Narendra Modi, Rajiv Maheshi was the Finance Secretary. He was then made the CAG, the 13th CAG of India. And what did the CAG do for Rafale? The CAG ignored the dissent note by the Indian negotiating team, which was later exposed by the media, people like you. That is the quid pro quo we are talking about. That's the reason why Mr. Modi tries to plant such officers who are pliant. We had, I remember, even then demanded that the CAG should recuse himself because there is a conflict of interest. But in this government, there is no rule. Whatever Mr. Modi decides becomes the rule. I will give you another example. Ashok Lavasa, who was set to be the next Chief Election Commissioner. But since he had asked questions that made Mr. Narendra Modi's government uncomfortable, he was eased out. He was sent to the Asian Development Bank. He was not made the Chief Election Commissioner. So any officer who is not pliant, who's trying to follow the rules, who's following the rule book, is a problem for Narendra Modi.
Rakesh Asthana, we have nothing against any of these individual officers. They are respected officers. But country and governments are run based on a rule book. Rakesh Asthana is a repeat of what Mr. Atal Bihari Vajpayee did when he brought an officer from another state and made him the Commissioner of Police in Delhi. I was in the Delhi government then. Even then these questions were asked that don't you find anybody suitable of becoming the Commissioner of Police from the AGMU cadre? Those were uncomfortable questions. Why is it that whenever the BJP is in the center, they try and do this to the AGMU cadre? Why are they demoralizing the AGMU cadre? Let them wind it up if they are so against this cadre, if they find nobody capable in this cadre. Now tell me, give me a reason why Balaji Srivastav, who was to retire in March 2024, was given the additional charge of Delhi Police Commissioner. But this gentleman, Rakesh Asthana, who is about to retire on the 31st of July, is made a full-fledged Commissioner of Delhi Police and given a 1-year extension. Why this stepmotherly treatment towards the AGMU cadre? Why this special treatment for your special officers who you bring from your state? What does it do to the cadre here? These are questions that should be handled in a very mature manner. And we also want to question the experience. Does Mr. Rakesh Asthana have the experience of policing a metro as large as Delhi? He has the experience of CBI. Does the government want to make Delhi into a CBI state, targeting your political rivals? What is the intention behind this posting? There could only be 2 or 3 reasons. One is Mr. Modi is afraid of these officers because they know too much. The other is that Mr. Modi wants to use these officers against his political rivals. So he will not be bothered about rules, not regulations, not Supreme Court orders, not what it does to the cadre here, not what it may do to the city here. Experience doesn't count, rules don't count. What counts then? So, what would be the quid pro quo this government expects from Mr. Asthana? We also want to know that. Let's speculate that, because so far the track record has been abysmal, horrible. Recently his name also figured in the Pegasus Raw. His number was also given to the Pegasus spyware. What is this happening in our government? If I can't understand, maybe you can understand, please. There is a procedure of raising issues in the parliament. We have a CPP which delves into all important critical issues and then reaches a conclusion, so that when it happens you will get to know. Right now, as we speak, is the first step where we are making the country, making the city of Delhi aware of how illegal this appointment is and the ramifications of such appointments. We've given you examples of previous such appointments. Right now, the objective and the intention is to make everyone aware of how wrong this appointment is. Okay?
ये राग अब इनको बदलना चाहिए। अब इस राग से लोग भी थोड़े बोर होने लगे। परिवारवाद की बात करने वाले वो भी उस दिन जिस दिन एक और मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हो कर्नाटक में, जिनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे थे, वो पार्टी आज ही के दिन परिवारवाद की बात करती तो शर्म आनी चाहिए उन्हें। अब इनको ये सारी रागें बदलनी पड़ेंगी। बात ये नहीं है कि विपक्ष क्या चाहता है, बात यह है देश क्या चाहता है। देश चाहता है कि संसद में कोविड मिसमैनेजमेंट, किसानों के मुद्दे, पेगासस जासूसी जिसमें अपने देश के सीबीआई डायरेक्टर तक की जासूसी हो रही हो विदेशी उपकरण के जरिए, इन सब सवालों के उत्तर चाहता है देश। विपक्ष सिर्फ देश की आवाज को संसद के सामने प्रधानमंत्री के समक्ष लाने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था। मोदी जी वो नहीं करने दे रहे। No such any organization, anybody who tries to disrupt law and order, does things illegally, there is a law in the land which should take care of that. Fact of the matter is, why do you allow protests to go on for 7, 8, 9 months? Why don't you, as the Prime Minister said, he is a call away. When will that call be made to the farmer leaders? Why is it that the government wants to discredit the movement first and then talk to the farmer leaders? They are legitimate farmer leaders who have been waiting for that phone call. You should have made that call. They have been sitting there through winters, through summers, and now through rains. And through COVID. So there is a way of handling protests. We've been in government, we've handled protests. There is respect for those protesting. They have a right to protest. Go and engage with them. Talk to them. Resolve their issues. But the other option is to discredit them, try and create disruptions, and then file cases against the legitimate leaders of farmers. That can't be allowed. बड़े अजीब से ये लोग हैं जो आहत हो जाते हैं कागज से। वहां 500 किसान मर जाएं, आहत नहीं होंगे। लाखों लोग ऑक्सीजन की कमी में मारे जाएं तो आहत तो छोड़िए, वो मानेंगे भी नहीं कि ऑक्सीजन की कमी से मारे गए। वैक्सीन नहीं दिलवा पा रहे और पीठ ठोक ठोक के कह रहे हैं थैंक यू मोदी। ये लोग आहत हुए हैं कागज उछालने से। जो ये नियमों को तार तार कर रहे हैं, संविधान की तमाम मर्यादाओं को तार तार कर देते हैं, वो आहत होते हैं कागज उछालने से। वाह। There is a system in our party where we have a general secretary in charge who looks into such issues, and in this case the general secretary in charge is already in touch with the people there. Thank you. Thank you very much.